ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर में हम लोग डोनेशन के बारे में जानेंगे। आज हम लोग क्या डोनेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, उस टाइप्स के बेसिस पे उनका क्या ट्रीटमेंट होता है और साथ ही कुछ एग्जांपल्स लेंगे। डोनेशन के टाइप्स को जानना, उसके ट्रीटमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसीलिए बहुत ही ध्यान से हम लोग समझेंगे डोनेशन को। सबसे पहले अगर डोनेशन की बात करें कि डोनेशन क्या होता है, सो इन शॉर्टली हम लोग कह सकते हैं डोनेशन रिफर्स टू एन अमाउंट। आप लोग चाहो तो इसे मेरे साथ लिखते चलो सकते हो। डोनेशन refers to an amount which is donated by either member of the organization or outsiders for general or स्पेसिफिक पर्पस। हम लोग शॉर्ट में डोनेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग समझते हैं डिटेल से कि डोनेशन का क्या मतलब होता है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि हम लोग जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की इनकम्स की ज़रूरत पड़ती है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सोर्सेस है जहां से हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इनकम रिसीव कर सकते हैं, जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि सब्सक्रिप्शन इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। सब्सक्रिप्शन एक मेजर सोर्स है, सबसे पहला और सबसे मेन सोर्स जो हो जाता है हमारे इनकम का, इनकम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या बताया गया था? तो सब्सक्रिप्शन में बताया गया था क्योंकि सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है जो कि मेंबर्स अपने मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्वार्टरली, एनुअली या इन लम्प सम देते हैं, वो हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। यहां हम लोग डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले डोनेशन भी एक तरह का अमाउंट है लाइक सब्सक्रिप्शन, लेकिन सब्सक्रिप्शन को मेंबर्स के द्वारा ही पे किया जाता है, लेकिन डोनेशन को जरूरी नहीं है कि मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही पे करें। इसे मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई आउटसाइडर पर्सन भी पे कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है, जब वो पैसा अर्न करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम इन पैसों में से कुछ पैसा सोशल वर्क के लिए यूज़ करें, समाज की भलाई के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ यूज़ करें, उनको दें। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में पैसों को दान के रूप में देते हैं। अब ये जो डोनेशन हुआ, ये जो दान के रूप में दिया जा रहा है, तो आप अगर कोई पर्सन अगर डोनेशन देना चाहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो जरूरी नहीं है कि वो उसका मेंबर्स ही रहे। उसका मेंबर्स भी के द्वारा भी दिया जा सकता है या फिर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। So, donation refers to an amount which is donated by either members of the organization or outsider persons। यानी कि डोनेशन एक ऐसा अमाउंट है जिसे किसी भी या तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर या फिर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा दान में दिया जाता है। दान का तो मतलब समझते हैं, दान में दिया जाता है फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे कहा गया है फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस। अब दान में जो दिया जाता है वो किस काम के लिए दिया जाता है, तो किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है, तो फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस। इसका मतलब ये हुआ कि डोनेशन का अमाउंट, जो डोनेशन का जो भी अमाउंट होता है, जो भी पैसा होता है, उस पैसे का इस्तेमाल आप जनरल पर्पस में भी कर सकते हैं और किसी खास उद्देश्य के लिए भी खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस किस तरह का, कौन सा ऐसा पर्पस हुआ, कौन सा किसको हम लोग जनरल पर्पस मानेंगे, किसको स्पेसिफिक पर्पस के अंदर में रखा जाएगा, कैसे हम लोग जानेंगे। तो मान लो सपोज दैट कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सपोज दैट कि कोई
स्कूल है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है। आपने क्या किया, 50,000 रुपीज डोनेट किया उस स्कूल को। अब वो स्कूल को डोनेट किया, अब वो स्कूल के अंदर में उस 50,000 का यूज बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म पे कर सकता है, चाहे तो वो उनके किताबों पे कर सकता है, चाहे तो वो उनके खानों पे कर सकता है, डे मील्स के ऊपर कर सकता है, चाहे तो वो उसके बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कर सकता है, चाहे तो किसी भी एक्टिविटी में कर सकता है। यानी कि आपने जब पे कर दिया तो वो उसी स्कूल के किसी भी काम के लिए उस पैसों का यूज किया जाए। तो ऐसे डोनेशन को जो कि किसी भी काम में प्रयोग में लाया जाए ऑर्गेनाइजेशन के, उसे हम जनरल पर्पस कहेंगे, जनरल डोनेशन कहेंगे। अब स्पेसिफिक पर्पस क्या हो जाएगा, तो मान लो कि आपने कभी किसी स्कूल में आपने गए और आपने देखा कि यहाँ का बच्चों का जो क्लासरूम है वो ठीक ठाक नहीं है, बच्चों का स्कूल जो है सही उसका बिल्डिंग नहीं है, और आपके पास बहुत से पैसे हैं, आपने उसको डोनेशन दे दिया और भी कुछ लोगों से डोनेशन दिलवा दिया कि भाई तुम अपना इस बच्चों के स्कूल की बिल्डिंग क्लासरूम को सही करो। इसका मतलब कि आपने जो डोनेशन दिलवाया है वो बच्चों को किस काम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के किस काम के लिए दिलवाया, तो बिल्डिंग को ठीक ठाक करने के लिए, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो उस पैसों का यूज किसी दूसरे काम में नहीं किया जा सकता, ना उसके यूनिफॉर्म में, ना उसके डे मील्स में, या फिर किसी किताबों में, उस सारे काम में नहीं किया जाएगा। उस पैसों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ही किया जा सकता है। तो वैसे अगर किसी खास पर्पस से दिया जाए तो उसे हम लोग स्पेसिफिक पर्पस कहेंगे। तो कह रहा है कि डोनेशन एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि किसी बाहरी व्यक्ति या फिर किसी मेंबर्स के द्वारा दान में दिया जाए किसी खास काम के उद्देश्य के लिए, या फिर किसी जनरल सामान्य किसी भी उद्देश्य के लिए दिया जाए, तो उसे हम लोग डोनेशन कहते हैं। अब डोनेशन के टाइप्स को तो आप इन शॉर्टली यहाँ पे समझ ही लिए, लेकिन फिर भी हम लोग डोनेशन को, उसके टाइप्स को, उसके ट्रीटमेंट के साथ समझना आज बहुत जरूरी है। हम लोग समझेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है, बिना उसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे सही तरीके से। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोनेशन। डोनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डोनेशन को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। अगर हम लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैटेगराइज किया जाए तो डोनेशन को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जनरल डोनेशन एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक डोनेशन। ये डोनेशन के टाइप्स, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन जानेंगे कि ये जनरल डोनेशन क्या है और स्पेसिफिक डोनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल डोनेशन की, कि जनरल डोनेशन क्या है। तो आपको पता चला ही जा चुका है कि जनरल डोनेशन क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं दोज डोनेशन विच इज यूज्ड इन any purpose of the organization, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी भी काम के लिए अगर उस डोनेशन का प्रयोग किया जाए तो उसे हम जनरल डोनेशन कहेंगे। जनरल डोनेशंस हम लोग किसे कहेंगे, तो जनरल डोनेशन का मतलब कि उस डोनेशन को कहा जाएगा जिस डोनेशन का प्रयोग हम ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी काम में यूज करें, किसी भी काम में लगाए उस डोनेशन का। अब जो है ये डोनेशन तो हम लोग समझ गए। अब उसके बाद इसके ट्रीटमेंट की बात आती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट को समझना।
मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर कोई भी आइटम्स के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी आइटम्स को देखो तो सबसे पहले उसके अपने दिमाग में ये सोचो कि वो कौन सा रिसीप्ट या एक्सपेंडिचर हो सकता है, किस नेचर का, रेवेन्यू नेचर का तो या फिर कैपिटल नेचर का। तो डोनेशंस की अगर बात करें तो डोनेशन पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डोनेशन कौन सा है, जनरल डोनेशन है या कि स्पेसिफिक डोनेशन है। अगर डोनेशन जनरल है तब हम उसे रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीप्ट्स। इसे हम रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीप्ट एंड thus are transferred to अब है कि इसके ट्रीटमेंट को क्या है। तो इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड दस आर ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट मीन्स कि हमारा जो ट्रीटमेंट है जनरल डोनेशंस का वो क्या हो जाएगा। तो जब भी जनरल डोनेशन होगा, जब भी क्वेश्चन के अंदर में आपको जनरल डोनेशन दिखे तो आप उसे क्या मानोगे, आप उसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स मानोगे, यानी बार बार होने वाले इनकम को मानोगे। और जिसे भी हम लोग बार बार होने वाला इनकम यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स मानते हैं उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। अब है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के दो साइड्स है, एक एक्सपेंडिचर जो कि डेबिट साइड में होता है, दूसरा इनकम जो कि क्रेडिट साइड में होता है। कहाँ दिखाएंगे, तो हम लोग इसे दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि डोनेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। तो इनकम है तो क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हम लोग दिखाएंगे इस तरीके से। तो ये जनरल डोनेशन है, इसे तो आप लोग समझ गए। अब स्पेसिफिक डोनेशन को जरा ध्यान से समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन के अंदर में उसके ट्रीटमेंट के है और साथ में कुछ और बहुत सारे यूजेस है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा बच्चों को स्पेसिफिक डोनेशन में ही प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक डोनेशन की। स्पेसिफिक डोनेशन क्या है? सो specific donation is those donation which are used for special purpose of the organization. स्पेसिफिक दूसरा जो है वो है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मीन्स दोज डोनेशन विच आर डोनेटेड बाय द मेंबर्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ओनली। यानी कि जब भी कोई डोनेशन का प्रयोग या फिर जब भी कोई डोनेशन किसी खास पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाए या फिर उस डोनेशन का प्रयोग किसी खास स्पेसिफिक पर्पस में ही किया जाए तो वैसे डोनेशन को हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन कहेंगे। जैसे मान लो सपोज कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
अब यहाँ पे एक मैंने अभी स्कूल की बात की थी, स्कूल है। अब इस स्कूल के अंदर में डोनेशन दिया गया बिल्डिंग फंड के लिए, यानी उस डोनेशन का प्रयोग आपको दूसरे चीज़ों पे नहीं करना है, सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे करना है। तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन, क्योंकि वो स्पेशल फंड के लिए किया गया। तो उसी तरीके से जब किसी डोनेशन का यूज अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाए तो उसे हम स्पेसिफिक डोनेशन कहेंगे। अब है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसके ट्रीटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स। ये क्या है, कैपिटल रिसीट्स है, ओके। एंड thus are transferred to capital fund of the liability side। कैपिटल फंड अभी डायरेक्टली नहीं कहेंगे, हम इसे लिखेंगे ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट टू ऐड विथ रिलेटेड फंड, ओके। अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि ये कौन सा रिसीप्ट्स है। तो ये कैपिटल रिसीप्ट्स है, और जो भी कैपिटल रिसीप्ट्स होता है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बल्कि उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट टू ऐड विद द रिलेटेड फंड, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसके रिलेटेड फंड से ऐड करके दिखाना है। जैसे मान लो सपोज कि किस तरीके से लायबिलिटी ऐड करके दिखाना है, तो मान लीजिए कि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड होता है, और अगर मान लो कि यहाँ पे डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे पहले से एक बिल्डिंग फंड क्रिएट किया हुआ मिलेगा, या फिर आप खुद क्रिएट कर सकते हो अगर पहली बार तो जो भी डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए रिसीव होगा उसमें हम इस तरीके से ऐड डोनेशन इस तरह से ऐड करके हम लोग दिखाएंगे। ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक डोनेशन का ट्रीटमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट इतना ही नहीं है, इसके साथ कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। वो क्या है, तो उसे बड़े ध्यान से समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसे ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट, एनी इनकम relating to revenue nature will be added to related fund। कोई भी इनकम हुआ अगर वो रेवेन्यू नेचर का है, किसी भी प्रकार का इनकम अगर वो रेवेन्यू नेचर का है, तो उसे हम लोग उस स्पेशल फंड के अंदर में ऐड करके दिखाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज मैच फंड, एक मैच फंड क्रिएट किया गया, तो मैच फंड क्रिएट किया गया तो मैच फंड से डोनेशन आएगा, तो उसे हम मैच फंड में ऐड करके दिखा देंगे। अब जब मैच टिकट बेचा जाए, मैच टिकट अगर बेचा जाए
तो ये मैच टिकट बेचने के बाद तो इनकम होगा। अब ये इनकम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये इनकम रिलेटेड है उस स्पेशल फंड से रिलेटेड है। और किस नेचर का है, तो रेवेन्यू नेचर का है। मैच फंड जो बार बार हम लोग टिकट बेचेंगे उससे पैसे आएंगे, तो ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है। तो इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे कि उस रिलेटेड फंड में जोड़कर दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि एनी इनकम रिलेटिंग टू द रेवेन्यू नेचर विल बी एडेड टू रिलेटेड फंड, यानी कि उस फंड में ऐड करके दिखा दिया जाएगा कि इसे हम लोग और अलग तरीके से लिख सकते हैं एनी इनकम। दूसरा है नंबर 2, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द such special fund relating to revenue nature will be deducted from such special fund। अगर किसी तरह का खर्च आएगा, किसी भी तरह का एक्सपेंस है, उस फंड से रिलेटेड किसी प्रकार का किसी भी तरह का एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंस को उस फंड से लेस करके दिखाया जाएगा। जैसे ये चीजें हम लोग एग्जांपल लेंगे अभी, तो हम लोग एक एग्जांपल में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तीसरा है थर्ड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, any expenditure relating to such special fund of capital nature will be transferred from such special fund to capital fund and same amount will be shown on the asset side। ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशल फंड से रिलेटेड, जिसे आप लोग को समझना होगा। और मैं आप लोग को इस पे बेस्ड एक एग्जांपल बताता हूं, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो है हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी फाइनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो इसे कैसे दिखाओगे, मतलब कि इसे किस में दिखाओगे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में, कैसे दिखाओगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इंफॉर्मेशन है क्या। इंफॉर्मेशन है स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड है यानी कि एक फंड है जिसका बैलेंस 1 लाख रुपया है।
तो ये स्पोर्ट्स फंड है, जितने भी फंड होंगे, कैपिटल फंड होंगे, उन सबको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि डोनेशन रिसीव फॉर स्पोर्ट्स फंड ₹20,000। यहाँ पे सिर्फ डोनेशन रिसीव्ड होता है या फिर डोनेशन रिसीव्ड फॉर जनरल पर्पस होता तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देते हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता, बार बार होने वाला रिसिप्ट माना जाता और उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पोर्ट्स फंड, यानी स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन रिसीव्ड हुआ 20,000। इट मीन्स कि ये कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर का तो अभी हमने बताया कि जो स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन को कैपिटल नेचर का माना जाता है और उसे हम लोग उससे रिलेटेड फंड में जोड़कर दिखाते हैं, यानी कि उसे हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उस फंड में ऐड करके दिखाते हैं। दूसरा, रेवेन्यू फ्रॉम द रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ मैच टिकट्स है बेचे गए, तो मैच टिकट्स बेचे गए जिससे कुछ पैसे आए, जो कि कितना है 5,000। तो अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि एनी इनकम रिलेटिंग टू रेवेन्यू नेचर, यानी कि रेवेन्यू नेचर का ही है, मैच टिकट बेचना छोटा अमाउंट है, ये क्या है रेवेन्यू नेचर का है, विल बी एडेड टू द रिलेटेड फंड, उसी फंड में ऐड करके दिखा देना है। ओके, नेक्स्ट है, फिर से हम लोग एक बार फिर से समझेंगे, अभी इन शॉर्टली हम लोग इसका मतलब समझ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ग्राउंड ₹80,000, और स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने में जो खर्च हुआ है टोटल 80,000। और एक और एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ₹10,000। यहाँ पे कह रहा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब कि खेल का सामान, उसमें खर्च हो गया टोटल, यानी परचेज किया गया, इसका मतलब खर्च है, वो कितना हुआ है 10,000। तो ये जो खर्च है ये किस तरह का है, कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का? दो तरह की खर्च है, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ग्राउंड जो कि 80,000 है, दूसरा परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो कि 10,000 का है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोग बार बार खरीदते हैं, इसलिए रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, और जो कंस्ट्रक्शन है वो बार बार नहीं होता है, इसलिए उसे हमें कैपिटल नेचर का मानेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट कहा गया है कि एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द सच स्पेशल फंड रिलेटिंग टू रेवेन्यू नेचर, यहाँ पे क्या कहा गया, रिलेटिंग टू रेवेन्यू नेचर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सच स्पेशल फंड, यानी उस रिलेटेड फंड से जोड़ कर घटाया जाए, दिखाया जाएगा। अगर कैपिटल नेचर का है, एनी एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू सच स्पेशल फंड ऑफ द कैपिटल नेचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये बार बार होने वाला इनकम नहीं है, इसलिए से कैपिटल नेचर का माना जाएगा। अगर वो कैपिटल नेचर का है, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू such a special fund to construct capital fund and same amount will be shown on the asset side, यानी कि पहले तो वो ट्रांसफर किया जाएगा, उस स्पेशल फंड से लेस किया जाएगा, लेस करके फिर से कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा और सेम अमाउंट को एसेट साइड में दिखाना है। कैसे करना है अब हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है, ओके, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड, चलो एसेट साइड छोटा सा दिखा देता हूं, ये आपका एसेट साइड है और ये आपका लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड के अंदर में ही यूज ज्यादा है, इसलिए बड़ा कॉलम दिखा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैसे दिखाओगे, पहले दिखाओगे कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड के बारे में यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिलहाल कैपिटल फंड लिख के यहाँ पे मैं खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद है स्पेशल फंड। स्पेशल फंड कौन सा है भाई, तो स्पोर्ट्स फंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड, और स्पोर्ट्स फंड पहले से कितना है 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख दिखा दिया। अब कह रहा है कि डोनेशन रिसीव फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड के लिए 20,000 का डोनेशन रिसीव हुआ।
अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड नहीं लिखा रहता है, सिर्फ डोनेशन रिसीव लिखा रहता है, तो इसे हम जनरल पर्पस का मान लेते हैं और इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन है स्पोर्ट्स फंड के लिए, इसका मतलब कि ये डोनेशन इससे रिलेटेड है। तो यानी कि पहले से हमारे पास 1 लाख का डोनेशन फंड था और 20,000 हमारा रिसीव हो गया, तो जाहिर सी बात है ये तो बनेगा। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे डोनेशन रिसीव्ड 20,000 और टोटल कितना हो गया हमारे पास 1,20,000। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट। हम लोगों ने कुछ मैच टिकट्स बेचे, तो मैच टिकट्स बेचकर पैसे आए, तो जाहिर सी बात है ये जो इनकम हुआ है ये किससे रिलेटेड है, तो स्पोर्ट्स फंड से ही रिलेटेड है, क्योंकि स्पोर्ट्स करके टिकट को बेच के ही हमारे पास पैसे आए। तो ये इनकम इस फंड से रिलेटेड है और ये इनकम बार बार होने वाला इनकम है। मैच टिकट्स बार बार बेचे जाने वाले इनकम्स क्या आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माने जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इससे भी हमारा इनकम बढ़ा है। तो इस तरह से लिखेंगे सेल ऑफ मैच टिकट और यहाँ पे हम लोग 5,000 और जोड़ देंगे। अब हमारा हो गया 1,25,000। ओके, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये कैपिटल नेचर का, और परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो पहले परचेज वाले को दिखा देते हैं हम लोग। अब जब हम लोग परचेज करेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो जाहिर सी बात है कि हमने एक फंड तैयार करके रखा है स्पोर्ट्स के लिए, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उसको हम उसी फंड से पैसे को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ क्या लिखना होगा, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यहाँ पे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ लेस कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे फंड में जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो कितने का हम लोगों ने परचेज किया, 10,000 का। अब हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो 1,15,000 ये बच गया। अब क्या कह रहा है, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ग्राउंड। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये जो ग्राउंड का कंस्ट्रक्शन पे जो 80,000 रुपए का खर्च हुआ है, ये बार बार होने वाला खर्च नहीं है। हम लोग बिल्डिंग बार बार नहीं बनाते, हम लोग प्लेग्राउंड बार बार नहीं बनाते हैं, ये कैपिटल नेचर का है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एनी एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू सच स्पेशल फंड ऑफ कैपिटल नेचर will be transferred from such special fund to capital fund, यानी इस स्पेशल फंड से कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब यहां से लेस करेंगे, लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ग्राउंड, और यहां पे कितने का है, तो 80,000 का। तो यहां से 80,000 हम लोग माइनस करेंगे और फिर इस अमाउंट को ट्रांसफर्ड फ्रॉम सच स्पेशल फंड टू कैपिटल फंड, और यहाँ पे कैपिटल फंड में हम लोग जोड़ देंगे, लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल फंड। यहाँ पे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड भी हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे 80,000 हम लोग जोड़ देंगे। हालांकि यहाँ पे पहले से कोई अमाउंट नहीं है, अगर होता तो जोड़ देते। सपोज मान लेते कि यहाँ पे 2 लाख है, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 2,80,000, क्योंकि वो क्या हो गया, हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हो गया ना, वो बिजनेस की पूंजी बढ़ गई। तो ये हम लोग करते हैं और सेम अमाउंट हम लोग इधर दिखाएंगे। तो लिखेंगे स्पोर्ट्स ग्राउंड और यहां पर लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि ये जो हमारा 80,000 रुपया हमारे स्पेशल फंड से खर्च हो गया, खर्च हुआ जिससे कि हमारा एसेट्स तैयार हो गया, इसलिए हम इधर 80,000 एसेट्स दिखाएंगे। और एसेट तैयार हुआ तो हमारी बिजनेस की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल भी बढ़ गई, पूंजी भी बढ़ गई, कैपिटल फंड भी बढ़ गया। तो इस तरह से दिखा देंगे और यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे 1,15,000 में से 80,000 घट गया। तो अब हमारे पास कितना स्पोर्ट्स फंड बच गया है, तो हमारे पास बच गया 35,000, ये हमारे पास बच गया। तो यानी कि हमारे पास अब ये इस तरीके से, यानी कि ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है जिसमें हम लोग इस तरीके से
करेंगे। अब है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स रही होगी, तो वो कन्फ्यूज़न आप लोग का और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो वीडियो था ये आपका डोनेशन पार्ट 1 था। अब इसके बाद डोनेशन पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ डोनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि हमारा डोनेशंस और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चे यही पे गलती करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर बैलेंस शीट नहीं बन पाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे बन पाएगा? बैलेंस शीट के अंदर में जो ट्रीटमेंट होती है, बैलेंस शीट के अंदर में जो भी कैलकुलेशंस होता है, आप उसे ही नहीं समझोगे तो आपसे बैलेंस शीट कैसे बनेगी। इसीलिए जो जितने भी आइटम्स के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल आइटम्स के बारे में जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे अंदर में दिखाए जाते हैं, उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। और आपको डीपली पढ़ना है, डेप्थ में अकाउंट्स को पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए आप लोग इसे दोबारा से प्रैक्टिस कर ले। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग डोनेशन पार्ट 2 और सब्सक्रिप्शन पार्ट 3, जिसमें हम लोग सिर्फ सब्सक्रिप्शन और डोनेशन के क्वेश्चंस को करेंगे, उसमें हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।